अभिनंदन श्रोतागण, आइए आज सुनते हैं विलियम शेक्सपियर की कहानी का हिंदी रूपांतरण। कहानी का नाम है द टेमिंग ऑफ द श्रेव, अर्थात झगड़ालू औरत को वश में करने की कहानी। लीजिए प्रस्तुत है। कैथरीन एक अमीर खानदान की लड़की थी। उसकी उम्र 19 साल से ऊपर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। उसकी उम्र की दूसरी लड़कियों के गौने भी हो चुके थे, लेकिन उसकी अभी सगाई भी नहीं हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो खूबसूरत नहीं थी, उसे रूप का वरदान देने में भगवान ने कोई कसर नहीं रखी थी। मोटी मोटी काली आंखें, गुलाबी नाजुक होंठ, काले घुंघराले बाल और खूबसूरत चेहरे मोहरे वाली कैथरीन को कोई भी देखते ही पसंद कर सकता था। लेकिन फिर भी आज तक किसी भी लड़के ने उससे विवाह का प्रस्ताव नहीं रखा था। इसकी एक खास वजह थी। जैसे ही वो अपना मुंह खोलती थी, उसका ये सारा का सारा रूप फीका पड़ जाता था। उसकी वाणी इतनी कड़वी और विषैली थी कि सामने वाले को दंश मारे बिना रह नहीं सकती थी। इस एक दोष के कारण उसका रूप और पिता की अकूत संपत्ति सब बेकार हो जाते थे। उसकी तीखी छुरी जैसी तेज और नीम से भी ज्यादा कड़वी जबान के कारण मोहल्ले के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। सहेलियां उसे घमंडी कहती थी। हर लड़का उससे कतराता था और बड़े बूढ़े उसे देखकर नाक मुंह सिकोड़ते थे। कोई उससे बात करना तक पसंद नहीं करता था। उसका बूढ़ा पिता बैप्टिस्टा जब ये सब देखता तो बहुत दुखी होता। हर कोई उस बेचारे पर तरस खाता था, लेकिन कोई भी कुछ कर नहीं सकता था। हर कोई कैथरीन से डरता था। बेचारा बैप्टिस्टा हर रोज सुबह शाम अपनी किस्मत को कोसा करता था। वो बार बार भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, या तो तुम मुझे संतान देता ही नहीं, और अगर दी थी तो कम से कम उसे इतनी कर्कश तो ना बनाता। हे प्रभु, कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि कैथरीन का स्वभाव सुधर जाए और कोई भला पुरुष उससे विवाह के लिए राजी हो जाए। ये तो पता नहीं कि भगवान ने उसकी ये प्रार्थना सुनी या नहीं, लेकिन हाँ, एक दिन चमत्कार जरूर हो गया। बैप्टिस्टा अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठा था कि एक बेहद स्मार्ट लड़का वहाँ आया और बोला, मैं आपकी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। बताइए, दहेज में आप मुझे कितना रुपया दे सकते हैं? अचानक ऐसा अजीब सवाल सुनकर बैप्टिस्टा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अचकचाए हुए स्वर में पूछा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? मेरी लड़की के बारे में क्या जानते हो? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी बेटी के बारे में सब जानता हूँ। उसका नाम कैथरीन है और मैंने उसकी सुंदरता की बड़ी तारीफ सुनी है। इसी कारण मैं इतनी दूर से चलकर उससे विवाह करने के इरादे से आपसे मिलने आया हूँ। बैप्टिस्टा को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा कि वो कोई सपना देख रहा है। बात को और साफ करने के उद्देश्य से उसने लड़के से उसका परिचय पूछा। लड़का बोला, ओ माफ कीजिएगा, मैं अपना परिचय देना तो भूल ही गया। मेरा नाम पेट्रूशियो है और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। यहाँ से कुछ मील दूर दूसरे शहर में मेरे पिता की बहुत बड़ी जागीर है। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी बेटी से विवाह करने के लायक हूँ, तो कृपया इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति देने की कृपा करें। अब बैप्टिस्टा को थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा कि शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। फिर भी पूरा आश्वस्त होने के लिए उसने कहा, पेट्रूशियो, पहले तुम कैथरीन से मिलो और उससे बात करके देख लो। उसके बाद अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो मुझे तुम्हारे विवाह में कोई आपत्ति नहीं। पेट्रूशियो ने इसके लिए हामी भर ली और बैप्टिस्टा धड़कते दिल से कैथरीन को बुलाने के लिए घर के भीतर चला गया। पेट्रूशियो यहाँ आने से पहले ही हर बात पर अच्छी तरह सोच विचार करके पूरी प्लानिंग के साथ आया था। उसने पहले से ही तय कर रखा था कि वो कब और किस तरह से कौन सी बात कहेगा और कब कौन सा सवाल करेगा। उस वक्त वो बैठा हुआ मन में वो सारी बातें दोहरा ही रहा था कि कैथरीन ने कमरे में प्रवेश किया। उसे देखते ही वो इस तरह हड़बड़ाकर खड़ा हुआ जैसे अचानक उसे किसी देवी के दर्शन हो गए हो। बड़ी ही नम्रता और प्रेम भरे स्वर में बोला, कैथरीन, मेरे दिल की मलिका, तुम कैसी हो? कब से यहाँ मैं तुम्हारी राह में पलकें बिछाए बैठा हूँ। कैथरीन शेरनी की भांति गुर्राई
और बोली, ये क्या बेहुदा बकवास है? तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? पेट्रिशियो ने आंख बंद करके भाव विभोर होने का नाटक किया और बोला, कितनी मीठी आवाज है तुम्हारी। दिल चाहता है आंखें बंद करके बस जिंदगी भर तुम्हारी ये आवाज ही सुनता रहूं, लेकिन ये तो बहुत गलत होगा। इतना बोलने से कहीं तुम्हारे कोमल होठों में दर्द न होने लगे। उसकी ये बात सुनकर कैथरीन की त्योरियां और ज्यादा चढ़ गईं और वो उसे ऐसे घूरने लगी जिसे अभी कच्चा चबा जाएगी। वो अभी उसे घूर ही रही थी कि पेट्रिशियो ने अपना अगला दांव फेंका। गुस्से में तो तुम्हारा सौंदर्य और भी निखर जाता है, तभी तो इतनी दूर दूर तक लोग तुम्हारी सुंदरता की चर्चा करते हैं। वो अभी और भी ऐसा ही न जाने क्या क्या बोले जा रहा था कि अचानक कैथरीन खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने अपनी जिंदगी में किसी के मुंह से अपनी इतनी तारीफ कभी नहीं सुनी थी। उसका पिता बैप्टिस्टा दूर खड़ा उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देख रहा था। जब उसने कैथरीन को मुस्कुराते और हंस हंस कर पेट्रिशियो से बात करते देखा तो उसकी हैरानी की सीमा न रही। उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा है। ये मौका हाथ से न निकल जाए, ये सोचकर उसने आनंद फानन में पेट्रिशियो और कैथरीन की शादी की घोषणा कर दी। ये पेट्रिशियो की पहली जीत थी, लेकिन ये जीत उसे ऐसे ही हासिल नहीं हो गई थी। इसके लिए उसने बड़ी कड़ी मेहनत की थी। असल में वो दूर देश से आया हुआ एक परदेसी था और अपनी खुशमिजाजी और मजाकिया स्वभाव के लिए पूरे शहर में मशहूर था। उसने बहुत से लोगों से कैथरीन के कड़वे और कर्कश स्वभाव और कैंची से भी ज्यादा तेज जबान के विषय में बहुत सुन रखा था। जब उसने ये सुना, उसने तभी ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि इतनी खूबसूरत लड़की को इतना कर्कश नहीं होना चाहिए और वो उस बदमिजाज लड़की को सही रास्ते पर लाएगा और उससे विवाह करेगा। लेकिन उसके सारे नखरे और सारी अकड़ ढीली करने के बाद इसके लिए उसने हर भरसक कोशिश की थी और पूरा जी जान लगा दिया था। उसकी एक एक बात, एक एक मुस्कान और हर हाव भाव के पीछे उसकी गहरी योजना छिपी हुई थी और आज उस योजना का पहला चरण पूरा हुआ था। अब उसे अपनी असली योजना को अंजाम देना था। शादी वाले दिन वो बैप्टिस्टा के पास गया और बोला, आपको तो मालूम ही है कि मैं कैथरीन से कितना प्रेम करता हूँ। अब शादी बार बार तो होती नहीं, तो मैं अपनी शादी के इस मौके को यादगार बना देना चाहता हूँ और अपने दिल की मलिका को दुनिया के सबसे खूबसूरत गहनों और कपड़ों से लाद देना चाहता हूँ। मैं इन सब चीजों का इंतजाम करके कुछ ही देर में लौटता हूँ, तब तक आप शादी की तैयारियां करके रखें। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। सब लोग अपने अपने कामों में लगे थे। कई घंटे बीत गए, लेकिन पेट्रिशियो वापस नहीं आया। विवाह का मुहूर्त भी आ पहुंचा। पूरा घर आंगन सजा हुआ था। पादरी आ चुके थे। मेहमानों से पूरा घर भरा था, लेकिन पेट्रिशियो का कहीं अता पता नहीं था। बैप्टिस्टा थोड़ा बेचैन हो रहा था। जब शादी का मुहूर्त आधे से ज्यादा बीत चुका और तब भी पेट्रिशियो नहीं आया, तो कैथरीन को भी थोड़ी चिंता होनी शुरू हुई। उसके मन में बार बार ये विचार उठने लगा कि कहीं वो कोई धोखेबाज तो नहीं था। अगर वो लौट कर नहीं आया तो मेरा क्या होगा? सब लोग मुझे ताने देंगे कि ये वो लड़की है जिसे उसका मंगेतर ऐन विवाह के दिन छोड़कर भाग गया। सब लोग पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाएंगे। इन सब बातों ने उसे बड़ा ही बेचैन कर दिया और वो बार बार बेचैनी से दरवाजे की ओर देखने लगी। विवाह का मुहूर्त खत्म भी हो गया और उसके बाद भी बहुत देर तक जब वो नहीं लौटा तो कैथरीन बुरी तरह निराश हो गई और उसे ये विश्वास हो गया कि अब वो कभी नहीं आएगा। ये विचार मन में आते ही वो बुरी तरह टूट गई और अपनी एक सहेली के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी समय सामने के दरवाजे से पेट्रिशियो भीतर आता हुआ नजर आया, जिसे वहीं कहीं छुपकर बैठा बस उसके रोने का ही इंतजार कर रहा हो। अगर कोई और समय होता और कैथरीन को अपनी पसंद की चीज पाने के लिए इतना इंतजार करना पड़ा होता तो अब तक तो उसने चीख चिल्लाकर आसमान सर पर उठा लिया होता। लेकिन आज पूरी तरह निराश हो चुकने के बाद पेट्रिशियो को अपने सामने देखकर उसे वो एक अनमोल चीज के समान दिखाई दिया। उसे ये एहसास हुआ
कि पेट्रिशियो को उसकी इतनी जरूरत नहीं है जितनी कि उसे पेट्रिशियो की है। विवाह की पूरी रस्मों के दौरान वो बहुत ही संभल कर बोलती रही कि कहीं उसके मुंह से कोई कड़वी या अप्रिय बात ना निकल जाए और कहीं पेट्रिशियो फिर से उसे छोड़कर ना भाग जाए। उसके बगल में खड़ा पेट्रिशियो बड़े ही ध्यान से उसके हर हाव भाव और हर बात पर नजर रखे हुए था। वो बड़े ध्यान से ये देख रहा था कि उसकी योजना का कैथरीन पर क्या असर हुआ है। सब कुछ उसके मन मुताबिक हो रहा था। कैथरीन के सारे कसबल ढीले हो रहे थे। अपनी फरमाइश के पूरा हो जाने में एक पल की भी देरी होने पर अपनी जुबान के चाबुक की मार से नौकरों की चमड़ी छील डालने वाली कैथरीन आज घंटों की देरी हो जाने पर भी मुंह पर ताला लगाए दीनहीन भाव से खड़ी थी। आखिरकार विवाह की रस्में पूरी हुई और अब पेट्रिशियो के नए तमाशे का वक्त था। जैसे ही विवाह की रस्में पूरी हुई, उसने कहा कि वो तुरंत अपने घर जाना चाहता है। सब लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की कि शादी के बाद इतनी जल्दी वरवधू को विदा नहीं किया जाता, लेकिन उसने किसी की एक नहीं सुनी। सबने बड़ी मिन्नतें की कि अच्छा, अगर 1-2 दिन तक नहीं रुकना चाहते तो कम से कम 2 घंटे तो रुक जाओ। लेकिन वो तो अड़ियल घोड़े की तरह अपनी जिद पर अड़ा रहा कि मैं तो अभी जाऊंगा और कैथरीन को भी इसी पल मेरे साथ चलना होगा। बेचारे बैप्टिस्टा की जिंदगी में बड़ी मुश्किल से ये पल आया था। उसे तो उसकी हर जायज नाजायज मांग को पूरा करना ही था, लेकिन अब तो कैथरीन के मुंह पर भी जैसे किसी ने अलीगढ़ी ताला लटका दिया था। वो मन ही मन घबरा रही थी कि अगर उसने पेट्रिशियो की कोई भी बात काटने की कोशिश की तो कहीं वो फिर से गायब ना हो जाए। इसलिए बेचारी चुपचाप बिना कुछ बोले उसके साथ साथ चल दी। वहां मौजूद हर व्यक्ति किसी भी क्षण कैथरीन के चीखने चिल्लाने और पेट्रिशियो पर बुरी तरह बरस पड़ने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जब वो चुपचाप बिना कुछ बोले उसके साथ चल दी तो सब लोग मुंह बाए हक्के बक्के देखते रह गए। उसका पिता खुद हैरान था कि उसकी बेटी, जो अपने सामने कुछ भी बोलने वाले की एक पल में धज्जियां उड़ाकर रख देती थी, वो अचानक इतनी शराफत की मूर्ति कैसे बन गई। लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन सब की शक्लें देख देख कर पेट्रिशियो मन ही मन हंस रहा था और सोच रहा था, अभी आपने मेरा असली करिश्मा तो देखा ही नहीं है, अभी तो देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। अब नवविवाहित जोड़े का सफर शुरू हुआ। रास्ता काफी लंबा था और इसलिए दूल्हे ने अपने और अपनी दुल्हन के लिए बढ़िया घोड़ों का ऑर्डर दिया। बढ़िया कदकाठी और अच्छी नस्ल के घोड़े आए। पेट्रिशियो ने चारों तरफ घूमकर उनका मुआयना किया और उन्हें आगे पीछे चलाकर देखा। फिर नाक मुंह सिकोड़ते हुए बोला, ये चलते वक्त अपनी दुम क्यों हिलाते हैं? ऐसे लीचड़ घोड़े मुझे नहीं चाहिए, इन्हें वापस ले जाओ। ये देखकर बेचारी कैथरीन का मुंह उतर गया। दबे स्वर में बोली, तो क्या हम पूरा रास्ता पैदल ही तय करेंगे? पेट्रिशियो बड़ा ही मायूस चेहरा बनाकर मासूमियत से बोला, मेरी फूलों जैसी नाजुक दुल्हन ऐसे गंवार घोड़ों पर भला कैसी सवारी कर सकती है, जिन्हें सही तरीके से पूंछे हिलाना भी नहीं आता? कभी नहीं, मैं ये कभी सहन नहीं कर सकता। इस बात का कैथरीन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने जिंदगी में कभी अपने महल से बाहर पांव तक नहीं रखा था और अब इतनी दूर ऐसे मुश्किल रास्ते पर उसे पैदल चलना पड़ रहा था। उसके पांव में छाले पड़ गए, पैर दुखने लगे, लेकिन बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। जैसे तैसे अपने आप को घसीटते हुए उसने पूरा पथरीला रास्ता पैदल ही तय किया। उसकी हालत देखकर 1-2 बार पेट्रिशियो को उस पर बड़ा तरस आया, लेकिन जल्दी ही उसने अपने आप पर काबू पा लिया। जख्म जब लाइलाज हो जाता है तो उस पर चीरा लगाना जरूरी होता है। तीसरे दिन बुरी तरह थकी और बेहाल कैथरीन जब अपने ससुराल पहुंची तो वहां सब लोग उसे देखकर बड़े ही खुश हुए। दरवाजे पर नौकर चाकरों की भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ पल बाद पेट्रिशियो ने ऑर्डर फरमाया, सब लोग यहाँ क्या भीड़ लगाए खड़े हो? तुम्हारी नई मालकिन आई है, उनके लिए बढ़िया खाने का इंतजाम करो। खसखस का शरबत लाओ, समोसे कचौरी लाओ, चटपटी चटनी लाओ, ढेर सी मिठाइयों का इंतजाम करो, ताजे फल लेकर आओ और तरह तरह के पकवान उनके सामने पेश करो। देखते नहीं मालकिन कितनी थकी हैं और उन्हें कितनी भूख लगी है। उसकी बात सुनते ही सब लोग इन चीजों का इंतजाम करने में जुट गए।
कोई बाजार भागा, कोई रसोई में तो कोई और कहीं। पूरे महल में भगदड़ मच गई। कुछ ही देर में रसोई घर से पकवानों की मीठी सुगंध उठकर पूरे घर में फैलने लगी। एक पुरानी कहावत है कि खाने की खुशबू भूख को और भी भड़का देती है। कैथरीन के साथ भी ठीक यही हो रहा था। 3 दिन से उसे कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला था और अब इन अच्छी अच्छी चीजों की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ रहा था। वो बड़ी बेचैनी से खाना परोसे जाने का इंतजार कर रही थी। घंटा बीतते न बीतते नौकरों ने खाना परोसना शुरू कर दिया। इतनी देर में मन ही मन कैथरीन ने ये भी सोच लिया था कि वो सबसे पहले क्या खाएगी। उसे बहुत तेज प्यास लगी थी, इसलिए सबसे पहले मैं शरबत पीऊंगी, उसने सोचा। फिर गर्मा गर्म समोसे और कचौरी खाऊंगी। फिर दूसरी मिठाइयों का नंबर आएगा और सबसे आखिर में कटोरी भर चटपटी चटनी से मुंह करारा करूंगी। जल्दी ही तरह तरह के ढेरों पकवान उसके आगे लाकर सजा दिए गए। एक से बढ़कर एक उन पकवानों के बीच उसकी नजर केक की प्लेट पर अटक गई। उसने केक का एक टुकड़ा हाथ में उठाया और उसे अपने मुंह की तरफ ले ही जा रही थी कि अचानक बर्तन फेंके जाने की तीखी आवाज उसके कानों से टकराई। उसने चौंक कर ऊपर देखा तो शरबत का जग फर्श पर पड़ा था और पेट्रिशियो जोर जोर से नौकर पर चिल्ला रहा था, ये शरबत बनाया है तुमने? इससे घटिया शरबत मैंने जिंदगी में नहीं देखा। इससे तो अच्छा था गंदे तालाब का पानी लाकर जग में भर देते। देखते ही देखते नौकर शरबत का बर्तन उठाकर ले गए। कैथरीन अपने सूखे होठों पर जीभ फिराकर ही रह गई, लेकिन बोल कुछ नहीं पाई। पेट्रिशियो का चिल्लाना अभी खत्म नहीं हुआ था। इसे तुम केक कहते हो? जरा इसकी क्रीम तो देखो। केक पर ऐसी क्रीम लगाई जाती है? पहली बार नई मालकिन घर आई है और उन्हें इतना वाहियात केक खिलाना चाहते हो? हटाओ इसे यहाँ से। ये बर्फी के टुकड़े बराबर साइज के क्यों नहीं हैं? चटनी का रंग इतना गहरा क्यों है? मालपुए की चाशनी कितनी पतली है? पेस्ट्री के ऊपर चेरी क्यों नहीं है? समोसे इतने छोटे क्यों हैं? और देखते ही देखते हर चीज में कुछ ना कुछ कमी निकालकर पेट्रिशियो ने खाने की सारी प्लेटें कुत्तों के सामने फिकवा दी। उस समय कैथरीन का बस चलता तो उन कुत्तों के मुंह से छीन कर समोसे खा जाती। जमीन पर पड़े मिट्टी से सने केक दोनों हाथों से उठाकर चाट जाती, लेकिन शर्म और डर के मारे उसकी जुबान भी नहीं खुली। रात को सोने के वक्त फिर वही नाटक हुआ। पेट्रिशियो ने ये कहकर चादर बाहर फेंक दी कि वो बर्फ जैसी सफेद क्यों नहीं है। चारपाई से चू चू की आवाज आती है, इसलिए चारपाई भी हटवा दी गई। बेचारी कैथरीन सारी रात जमीन पर पड़ी सोने की असफल कोशिश करती रही। उसे अभी तक न कुछ खाने पीने को मिला था और न ही सोने को, और ऊपर से हर चीज में दोष निकालकर पेट्रिशियो नौकरों को डांटे जा रहा था। तुम्हारी मालकिन फूलों से भी ज्यादा नाजुक है। ये घटिया चीजें उनकी तबीयत खराब कर देंगी। इन्हें वापस लेकर जाओ और उनके लिए बढ़िया चीजें लाओ। नौकर हर बार पहले से बढ़िया चीज लेकर आते, लेकिन पेट्रिशियो के हिसाब से वो कैथरीन के लायक न होती। हर चीज को वो कोई ना कोई नुक्स निकालकर वापस लौटा देता। कैथरीन बेचारी हर बार मन महसूस कर रह जाती। ऐसे करते करते 3 दिन बीत गए। कैथरीन के सारे कसबल ढीले हो चुके थे। भूख, प्यास और नींद के कारण उसका बुरा हाल हो चुका था। चौथे दिन पेट्रिशियो ने नौकरों को अकेले में बुलाकर कुछ निर्देश दिए। आज दाल में नमक बिल्कुल मत डालना, सब्जी को कच्चा छोड़ देना और रोटी को जला देना। चौथे दिन जब खाना आया तो पेट्रिशियो के रंग ढंग पूरी तरह बदले हुए थे। आज वो चीजों में नुक्स निकालने की बजाय उनकी तारीफों के पुल बांधने में लगा था। वाह 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 वाह, क्या सब्जी बनाई है, मजा आ गया। दाल तो और भी स्वादिष्ट है और चपातियों का तो कहना ही क्या। ऐसी मुलायम चपातियां तो मैंने जिंदगी में नहीं खाई। ऐसा कहते कहते वो सारी चीजें कैथरीन के सामने ऐसे रख रहा था मानो संसार की सबसे बड़ी सौगात उसे दे रहा हो। कैथरीन को साफ साफ दिख रहा था कि रोटियां जली हैं, सब्जी कच्ची है, लेकिन वो ये समझ चुकी थी कि अगर उसने किसी भी चीज में जरा सा भी नुक्स निकाल दिया तो पेट्रिशियो उसी क्षण उसे कुत्तों के सामने फिकवा देगा। इसलिए उसने जल्दी से थाली उठाई और उस कच्चे पक्के खाने को भगवान की नियामत समझकर जल्दी जल्दी खाने लगी। जो कैथरीन बाप के घर में अच्छी भली चीजों में भी नुक्स ढूंढ लिया करती थी, उसके सारे नखरे अब न जाने कहां हवा हो गए थे। उस फीके बेस्वाद खाने में उसे ऐसा स्वाद आ रहा था
जो जिंदगी में पहले कभी पकवानों में भी नहीं आया था। धीरे धीरे यूं ही दिन बीतते गए और कैथरीन ने किसी भी चीज के लिए ना कहना या उसमें दोष निकालना बिल्कुल बंद कर दिया। पेट्रिशियो जो कहता उसके लिए वही ईश्वर का आदेश था। वो अच्छी तरह समझ गई थी कि किसी भी चीज के लिए ना कहने का मतलब होगा भूखे प्यासे मरना और जागते हुए रातें काटना। कुछ ही महीनों में वो पेट्रिशियो के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बन गई। करीब 1 साल बाद एक दिन उसके पिता के घर से उन दोनों के लिए न्योता आया। उसकी दोनों छोटी बहनों का विवाह पक्का हो गया था। पेट्रिशियो ने तुरंत न्योता स्वीकार कर लिया और कैथरीन को भी तैयार होने को कहा। पेट्रिशियो देख रहा था कि कैथरीन अब पूरी तरह सुधर चुकी है, लेकिन वो ये भी जानता था कि पुरानी आदतें जल्दी से पीछा नहीं छोड़ती। कहीं पिता के घर जाकर उसकी वो पुरानी आदतें फिर से न जाग उठें, इसलिए उसने उसे एक और झटका देने का निश्चय किया। उसने कैथरीन के लिए एक से बढ़कर एक कीमती गहने और बढ़िया गाउन और दूसरे कपड़े सिलवाने का आदेश दिया। जब कपड़े तैयार होकर आए तो इतने खूबसूरत और इतने महंगे कपड़ों को देखकर कैथरीन की आंखें खुशी से चमकने लगी। वो कल्पना में खुद को उन खूबसूरत कपड़ों और गहनों में सजी देखकर मन ही मन इतराने लगी। तभी श्रीमान पेट्रिशियो वहां पहुंचे और उन्होंने एक एक कपड़े को हाथ में उठाकर उसका निरीक्षण करना शुरू किया। इस ब्लाउज का रंग इतना तीखा क्यों है? इससे तो मेरी कैथरीन की सारी सुंदरता दब जाएगी। इसे हटाओ यहाँ से। इस स्कर्ट का किनारा टेढ़ा है। इस गाउन की लेस इतनी घटिया क्यों है? मेरी पत्नी पहली बार मायके जा रही है, क्या वो वहाँ इतने घटिया कपड़े पहनेगी? इस तरह हर कपड़े में कुछ न कुछ दोष निकालकर उसने सबको कूड़े में फेंकवा दिया। कैथरीन की हालत देखने लायक थी। आंखों से आंसू अब टपके कि तब टपके। अब उसे डर हुआ कि कहीं वो हीरे जवाहरात के जड़ाऊ गहने भी ना फेंकवा दे। ये सोचकर उसने गहनों का डब्बा उठाया और उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। पेट्रिशियो यही तो चाहता था। उसे यकीन हो गया कि बाप के घर जाकर भी वो उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेगी। बस फिर क्या था, नियत समय पर दोनों ससुराल पहुंच गए। वहां दोनों की खूब आवभगत हुई। नियत समय पर कैथरीन की दोनों छोटी बहनों की शादियां खूब धूमधाम से संपन्न हो गई। 2 दिन बाद दोनों नए दूल्हे और पेट्रिशियो इकट्ठे बैठे बातें कर रहे थे तो बातचीत का रुख अचानक उनकी पत्नियों की तरफ मुड़ गया। नए दूल्हों में से एक ने बड़े घमंड से कहा, मेरी पत्नी के मुंह में तो जबान ही नहीं है। मेरी आंख के एक इशारे पर वो आग में भी कूदने को तैयार हो जाएगी। दूसरा नया दूल्हा बोला, तुम्हारी पत्नी तो सिर्फ तुम्हारा कहना मानती होगी, मेरी वाली तो पूरी सती सावित्री है। वो तो मेरे लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकती है। उनकी बातें सुनकर पेट्रिशियो भी बीच में कूदा और बोला, मेरी कैथरीन की जबान बेशक तीखी है, लेकिन वो मेरी हर बात मानती है। दोनों नए दूल्हों ने कैथरीन के बारे में सब बातें सुन रखी थी। उन्होंने पेट्रिशियो को ललकारते हुए कहा, चलो आज इस बात की परख हो ही जाए कि किसकी पत्नी सबसे ज्यादा उसकी बात सुनती है। लगाते हो शर्त? जिसकी पत्नी सबसे ज्यादा आज्ञाकारी होगी वो विजेता होगा। तो लग गई 1000 की शर्त। बस फिर क्या था, तीनों ने अपनी अपनी पत्नियों को बुलाने के लिए नौकरों को भेजा और कहलवाया कि तुरंत उनके कमरे में आए। पहले दूल्हे की पत्नी ने जवाब दिया कि उसके सर में बहुत दर्द है, इसलिए वो नहीं आ सकती। दूसरे दूल्हे की पत्नी ने संदेशा भेजा, थोड़ी देर रुको, नहा कर आती हूँ। लेकिन पेट्रिशियो का संदेश जब कैथरीन को मिला तो वो जिस हाल में बैठी थी तुरंत नंगे पांव दौड़ी दौड़ी वहां आई। अगर अब भी ना आती तो पेट्रिशियो की 1 साल की मेहनत भला क्या काम आती। पेट्रिशियो 2000 की शर्त जीत गया। कैथरीन के स्वभाव में आया ये बदलाव देखकर सब लोग दांतों तले उंगली दबाए रह गए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।